नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद अरुण में। हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लिया और हमने ये भी देखा कि इतिहास के कालखंडों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, किसने किया और कब किया। हमने इन सब बारे में चर्चा कर लिया है और आज हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत जो पहला कालखंड आता है पूरा पाषाण काल, तो आज हम लोग पूरा पाषाण काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख या 6 लाख से लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का टाइम है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पुनः 3 कालखंड और आते हैं, जिसमें हमारा पहला कालखंड है वो है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। जो दूसरे नंबर पे हमारा कालखंड आता है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो हम लोगों का अंतिम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो कालखंड आता है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। इन सभी कालों का विद्वानों द्वारा अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख से 50,000 बीसी तक। और जो हमारा मध्य पूरा पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो यहां से 50,000 से शुरू होता है। 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक हमारा मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड चलता है। वहीं जो तीसरे नंबर पे है उच्च पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ये जो 10,000 ईसा पूर्व तक 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा पाषाण काल है। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा पाषाण काल है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कालखंड को उठाएंगे और विस्तार से एक एक कालखंड के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग एक ग्राफ के जरिए संक्षेप में एक साथ तीनों का अंतर देख लेते हैं। एक साथ एक ग्राफ के जरिए हम लोग इस तीनों कालखंडों का अंतर देखेंगे। हम लोग अंतर के अंतर्गत देखेंगे क्या, ये कि इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनके औजार, इनके द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर आदि में इनके बीच क्या अंतर थे। तो हम लोगों का जो पहला कालखंड है वो है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल ये हुआ हम लोगों का पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पहला कालखंड। और जो दूसरा है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। और जो हम लोगों का तीसरा और सबसे अंतिम पाषाण काल है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो हम लोग सबसे पहली विशेषता देखेंगे वो हम देखेंगे प्रमुख उपकरण। प्रमुख उपकरण
हम लोग इसमें ये देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में का मानव किन किन उपकरणों का प्रयोग किया करता था अपने शिकार करने में। प्रमुख उपकरण जो निम्न पूरा पाषाण काल में है वो है हैंड एक्स। हैंड एक्स, हैंड एक्स को हम लोग हस्त कुठार भी कह सकते हैं। हैंड का मतलब होता है हाथ अर्थात हस्त, और एक्स का मतलब होता है कुठार। इस प्रकार से हम इसको हस्त कुठार भी कह सकते हैं। हस्त कुठार। हस्त कुठार के बाद जो हमारा अगला प्रमुख उपकरण है वो है चापर चापी। चापर चापी। चापर चापिंग के बाद जो अगला हम लोगों का उपकरण है वो है विदारणी। विदारणी, ये सब एक औजार हैं जिनसे निम्न पूरा पाषाण काल का मानव शिकार किया करता था। विदारणी को हम लोग क्लीवर भी कहते हैं। क्लीवर। ये हुआ हैंड एक्स, चापर चापिंग, विदारणी जो कि निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण है। अब आगे हम देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में किन किन उपकरणों का प्रयोग होता था। तो हम दोबारा प्रमुख उपकरण नामक हेडिंग नहीं डालेंगे, आप यहीं पे समझ लीजिए। जो मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं वो है तक्षणी, और जो दूसरा उपकरण है वो है बेधनी और खुरचनी। खुरचनी आदि। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो हमारा प्रमुख उपकरण है वो हैंड एक्स, जिसको हमने हस्त कुठार कहा, और चापर चापी, और तीसरा उपकरण है विदारणी जिनको हमने क्लीवर कहा। और उसके बाद आते हैं दूसरे पाषाण काल में जिसमें कि तक्षणी, बेधनी और खुरचनी का प्रयोग उस समय का मानव शिकार करने में करता था। अब हम लोगों का जो तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें देख लेते हैं कि किन किन औजारों का या किन किन उपकरणों का प्रयोग वहां का मनुष्य किया करता रहा होगा। यहाँ का भी मनुष्य इन्हीं औजारों का प्रयोग किया करता था। तो यहाँ पे भी तक्षणी, बेधनी और तक्षणी, बेधनी, खुरचनी, इसके अलावा यहाँ पे एक और हथियार का इजाद होता है वो है ब्लेड। ब्लेड आदि। जो उच्च पूरा पाषाण काल है वहां पे भी तक्षणी, बेधनी और खुरचनी का प्रयोग होता था, लेकिन एक और हथियार अलग से नया आ गया जिसको विद्वानों ने ब्लेड कहा। ये हो गया हमारा प्रमुख उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल का। अब अगला जो हम लोगों का चर्चा का विषय है वो होना चाहिए कि ये हथियार जो हैं हैंड एक्स, हस्तकुठार, चापर चापिंग, विदारणी, तक्षणी, बेधनी, खुरचनी, तक्षणी, बेधनी, खुरचनी या ब्लेड किन किन पत्थरों से बनाए जाते थे। उस समय का मानव किन पत्थरों से इन औजारों का निर्माण करता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव हैंड ये क्वार्टजाइट ये पत्थर का एक वैरायटी है, एक नाम है। इस नाम के पत्थर का औजार पूरा पाषाण काल का मानव बनाता था। वो औजार थे हैंड एक्स, चापर चापिंग या विदारणी, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल का मानव हैंड एक्स, चापर चापिंग, विदारणी, क्वार्टजाइट नाम से पत्थर बनाता था। अब इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। अब जो अगला हम लोगों का काल है वो है पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। अब मध्य पूरा पाषाण काल के मानव किन 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 पत्थरों का प्रयोग करके तक्षणी, बेधनी और खुरचनी का निर्माण किया करते थे। तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का तो प्रयोग होता ही था। क्वार्टजाइट
इस पत्थर का प्रयोग जिसका कि निम्न पूरा पाषाण काल के मानव किया करता था, उन पत्थरों का प्रयोग होता ही होता था। इसके अलावा कुछ अन्य पत्थर भी इस काल के लोग प्रयोग में लाया करते थे। वो हैं क्वार्टजाइट के अलावा चर्ट, फ्लिंट और जैस्पर। क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर नामक पत्थर से मध्य पूरा पाषाण काल का व्यक्ति तक्षणी, बेधनी और खुरचनी नामक पूरा पाषाण काल तैयार किया करता था और इन्हीं पत्थरों से शिकार करके अपने लिए भोजन इकट्ठा करता था। अब अगला जो हम लोगों का कालखंड है वो है उच्च पूरा पाषाण काल, और देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल के मानव किन किन पत्थरों से इन अपने औजारों का निर्माण किया करता था। उच्च पूरा पाषाण काल का मानव भी इन सब पत्थरों से निर्माण अपने औजारों का किया करता था। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, फ्लिंट, इसके अलावा क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर के अलावा कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी और कार्नेलियस, कार्नेलियस जो उच्च पुरा पाषाण काल का मानव था वो तक्षणी, बिधनी, खुरचनी और ब्लेड का निर्माण क्वार्टजाइट, चर्ट, जस्पर, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, कार्नेलियस नामक पत्थर से बनाता था। ये हो गए इनके प्रमुख पत्थर जिनसे वो औजार का निर्माण किया करते थे। अब हम लोग जो अगला हम लोगों का चर्चा का विषय होगा वो होगा यहाँ के लोगों का जनजीवन। यहाँ के लोग रहते कहाँ थे, खाते क्या थे और पहनते क्या थे, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ का जो है सामान्य सामान्य यहाँ के लोगों का जनजीवन, यहाँ के जनजीवन के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो पाते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक था, आखेटक था। निम्न पूरा पाषाण का मानव, निम्न पूरा पाषाण काल का मानव जो था वो था खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल में कृषि का विकास अभी नहीं हो पाया था, कृषि का विकास नहीं हो पाया था, पशुपालन नहीं स्टार्ट हुआ था, पशुपालन का भी स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ था। दरअसल खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि जो भोजन का उत्पादन न करता हो। खाद्य संग्राहक का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है जो भोजन का उत्पादन नहीं करते। जब यहाँ पे कृषि का विकास ही नहीं हुआ तो खाद्य संग्राहक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते थे। जब कृषि प्रारंभ नहीं हुआ है तो बैल, भेड़, बकरी आदि पालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो दूसरा हम लोगों का पास काल है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल के लोगों का जो जीवन था ठीक इसी निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों की तरह ही था, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। अब जो हम लोगों का तीसरा जो उच्च पूरा पाषाण काल है उस काल में भी व्यक्ति आखेटक और खाद्य संग्राहक ही था, लेकिन आखेटक व खाद्य संग्राहक, संग्राहक का अर्थ होता है संग्रहण करने वाला, इकट्ठा करने वाला। वो भोजन इकट्ठा करता था, उत्पादन नहीं करता था, क्योंकि कृषि का विकास नहीं हो पाया है, पशुपालन का भी विकास नहीं हो पाया है, तो वो खाद्य का उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए
ये खाद्य संग्राहक होते थे, उत्पादक नहीं होते थे। अब हम लोग जो उच्च पुरापाषाण काल है इसके अंतर्गत कुछ और विशेषताएं हैं जो कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल से भी भिन्न है। तो उन भिन्न विशेषताओं को हम अलग से देख लेते हैं, क्योंकि वो भिन्न विशेषता जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही काल है जिसमें आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म होता है। तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म किस काल में होता है? तो उच्च पुरापाषाण काल में होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोगों का जो था वो उच्च पुरापाषाण काल था। वहां पे जगह नहीं होने के कारण हमने यहाँ लिख दिया। आप अगर अपने कॉपी में लिख रहे होंगे तो वहीं पे लिखेंगे नीचे जहां पे आपने उच्च पुरापाषाण काल का कॉलम बना रखा था। जो इसमें अगली विशेषता है, हमने ये देख लिया वहां पे कि खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, लेकिन यहाँ पे ये उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास होता है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस 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 का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव का जन्म दरअसल उच्च पुरापाषाण काल में होता है। उसके बाद जब मानव बुद्धिमान हो जाता है, होमोसेपियंस हो जाता है, तो यहाँ पे चित्रकारी और नक्काशी का भी प्रारंभ हो जाता है। कला का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। चित्रकारी और नक्काशी प्रारंभ हो जाती है यहाँ से। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास होता है, चित्रकारी और नक्काशी का विकास होता है। जो चित्रकारी और नक्काशी का विकास है इसका प्रमाण हमें महाराष्ट्र के भीमबेटका नामक गुफा से मिलता है। चित्रकारी व नक्काशी का प्रमाण, नक्काशी का साक्ष्य महाराष्ट्र के भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, एमपी के भीमबेटका गुफाओं से मिलता है। भीमबेटका गुफाओं से मिलता है। यहाँ एमपी के भीमबेटका गुफा से पाषाण काल के 600 गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 600 गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। जो ये भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका नामक पाषाणकालीन स्थल है, इसका खोज वाकाडकर महोदय ने किया था। इसका जो खोज है यहीं पे लिख देते हैं। इसकी खोज वाकाडकर महोदय ने किया था। इतना तो हो गया हम लोगों का कंप्लीट। एक और प्रमाण मिलता है हमें चित्रकारी और नक्काशी का, वहां से हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को भी नोट डाउन कर लिया होगा। सो आई एम इरेजिंग दिस स्टेटमेंट। जो अगला प्रमाण है चित्रकारी और नक्काशी का, वो महाराष्ट्र के पैठण, पैठण से
एक शुतुरमुर्ग का अंडा प्राप्त हुआ है और उस अंडे पे चित्रकारी और नक्काशी किया गया है, जिसका संबंध विद्वानों द्वारा उच्च पुरापाषाण काल से जोड़ा जाता है। तो महाराष्ट्र के पैटर्न से एक शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा प्राप्त होता है। अंडा प्राप्त हुआ है जिस पर नक्काशी व चित्रकारी का कार्य किया गया है। जब एक शुतुरमुर्ग के अंडे पर इतनी अच्छी चित्रकारी और नक्काशी की जा सकती है उच्च पुरापाषाण काल के व्यक्तियों द्वारा, तो हम ये मान के चलेंगे ही चलेंगे कि उच्च पुरापाषाण काल में कला का विकास तो हो ही गया होगा। तो जो महाराष्ट्र से ये अंडा मिला है शुतुरमुर्ग का, विद्वानों ने इसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से जोड़ा है। जो हम लोग कह रहे हैं कि उच्च पुरापाषाण काल के व्यक्ति चित्रकारी और नक्काशी का भी विकास कर दिए थे, तो उसका प्रमाण हमें एक तो भीमबेटका की गुफा से मिलता है और दूसरा प्रमाण महाराष्ट्र के पैठण से मिलता है, जहां पे शुतुरमुर्ग का एक अंडा प्राप्त हुआ है और उस अंडे पे चित्रकारी और नक्काशी किया गया है और इस अंडे का संबंध विद्वानों द्वारा उच्च पुरापाषाण काल से जोड़ा गया है। अब हमने सामान्य तरीके से बड़े संक्षेप में तीनों काल की विशेषताओं को देख लिया। हमने देखा कि किस तरह से मानव ने अभी कृषि का विकास नहीं किया है और खानाबदोश जीवन या खाद्य संग्राहक जीवन व्यतीत कर रहा है और शिकार से अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है। अब हम लोग देखते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल आखिर है क्या। निम्न पुरापाषाण काल, दरअसल ये यदि हम लोग बीच में डालते हैं निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल का जो हमारा टाइम पीरियड था वो ये था कि 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 BC तक, 50,000 से 10,000, 50,000 से 40,000 तक मध्य पुरापाषाण काल और 50,000 से 40,000 तक मध्य पुरापाषाण काल और 40,000 से 10,000 तक उच्च पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड हमने देख लिया है। हाल ही में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बोरी नामक स्थान से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। उस मानव कंकाल का टाइम पीरियड विद्वानों द्वारा बताया जा रहा है कि वो 14 लाख वर्ष पुराना रहा होगा। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि वास्तव में वो मानव का जो कंकाल है वो 14 लाख वर्ष पहले का है, तो हम लोगों का इतिहास बदल के यहाँ पे 14 लाख हो जाएगा। अब जो निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल का
एक और नाम है सोहन संस्कृति। किसी भी सभ्यता के नाम के पीछे का कोई न कोई होता है कारण। सोहन संस्कृति, इसको निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि सोहन संस्कृति इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सन 1928 में DNHD संकालिया ने, सबसे पहले सन 1928 में HD संकालिया ने सोहन संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि HD संकालिया ने सर्वप्रथम सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त किए। क्योंकि सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण सोहन नदी के किनारे से प्राप्त हुआ, इसलिए हम या विद्वान इस निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति का भी नाम देते हैं। तो इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि एचडी संकालिया ने सर्वप्रथम सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से इस काल से संबंधित पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि एचडी संकालिया ने सबसे पहले सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से इसी नदी से सर्वप्रथम पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त किए गए थे, इसलिए हम इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्योंकि इससे संबंधित जो उपकरण हैं, सर्वप्रथम सोहन नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हमने देखा संस्कृति भी कहा जाता है। हमने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो हमने कारण भी देख लिया कि आखिर निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहे जाने के पीछे का कारण क्या है। तो हमने पाया कि सबसे पहले एचडी संकालिया ने सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से इस काल के उपकरण प्राप्त किए। अब चूंकि इससे संबंधित उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को, इस काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। जो अगला और दूसरा नाम है निम्न पूरा पाषाण काल का, वो है कौर संस्कृति। अगर इसका नाम कौर संस्कृति है, तो जिस तरह से सोहन संस्कृति नाम होने के पीछे का कारण था कुछ, उसी तरह से कौर संस्कृति नाम होने के पीछे का कोई न कोई कारण होगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द रीजन।
तो निम्न पुरापाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा जाता है। अब सबसे पहले एक बात हम कोर की भूमिका बना लेते हैं कि व्हाट इज द कोर। एक नदी है, इस नदी में बड़े बड़े चट्टान हैं, बीच में है, किनारे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और इसमें एक छोटा सा पत्थर जो कि उबड़ खाबड़ है, ये पानी के बहाव के साथ बहता चला आ रहा है। ये पत्थर इन अवरोधों से इससे 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 बड़े बड़े चट्टानों से टकराता टकराता बहकर किनारे आके लगता है। यहाँ आते आते टकराते टकराते इसके किनारे किनारे के हिस्से टूट टूट कर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये जो पत्थर है ये एक गोला और सपाट पत्थर बन जाता है। नदी में पानी के बहाव के साथ ये पत्थर जो कि पहले कभी उबड़ खाबड़ था, वो बहते बहते इन अवरोधों से टकराते टकराते इसके जो उबड़ खाबड़ हिस्से थे ये इससे अलग हो जाते हैं और ये हो जाता है एक गोल और चिकना पत्थर। इस पत्थर को हम लोग फलक कहते हैं। इस पत्थर को हम लोग पेबुल कहते हैं। इसी पेबुल को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं बटिकाश। बटिकाश। अभी ये हो गया, हमें प्राप्त हो गया पेबुल। अब पेबुल को निम्न पुरापाषाण काल का मानव पटकता है, किसी भी चीज से तोड़ता है तो इसके जो पत्थर के ये हिस्सा कट के अलग होता है, टूट के अलग होता है, फूट के अलग होता है। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फलक। इसको कहते हैं फलक और जो बीच में बचा हिस्सा है दरअसल यही है कोर। इसको कहते हैं कोर। तो हम लोग निम्न पुरापाषाण काल को कोर संस्कृति इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि निम्न पुरापाषाण काल के मानव इन्हीं पत्थरों का औजार बनाता रहा होगा। तो हमने देखा कि क्या है पेबुल, क्या है फलक और क्या है कोर। इस बात को हम लोग लिखेंगे भी। निम्न पुरापाषाण काल को हम लोग कोर संस्कृति भी कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं, तो उसके कारण को भी देखा। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसे कोर संस्कृति भी कहते हैं, तो हम लोग इसके पीछे के कारण को भी देखेंगे। इस काल को नदी में बहने वाला वह पत्थर जो कि पहले उबड़ खाबड़ था, नदी में बहते बहते नदी में बहते वक्त, नदी में बहने के दौरान नदी में उपस्थित अवरोधों से टकराता है। टकराव के कारण इसके किनारे के हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं और
चिकना और सपाट पत्थर बचता है। इसी पत्थर को पेबुल या बटिकास, इसीलिए निम्न पुरा पाषाण काल को कभी कभी बटिकासन संस्कृति भी कहा जाता है। पेबुल कहा जाता है। हमने देखा कि नदी में एक पत्थर बह रहा है, बहते बहते उसके किनारे के उबड़ खाबड़ हिस्से टूट जाते हैं और टूटने के पीछे का जो कारण है नदी में उपस्थित अवरोध। नदी में उपस्थित अवरोधों से टकरा टकरा के उसके किनारे के हिस्से टूट जाते हैं और उसके बाद बचता है एक सपाट और चिकना हिस्सा और उसी को हम लोग पेबुल कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या है कोर। पेबुल को पटकने पर पेबुल को तोड़ने पर उसके किनारे के हिस्सों को फलक और मध्यवर्ती हिस्सों को कोर कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि एक पत्थर है जो कि उबड़ खाबड़ है, वो नदी में बह रहा है और नदी में बहते बहते उसे रास्ते में अनेक अवरोध मिलते हैं और उन अवरोधों से टकराता है वो, और टकराने के परिणाम फल स्वरूप उसके जो उबड़ खाबड़ हिस्से हैं उससे टूट के अलग हो जाते हैं और जब अलग हो जाते हैं तो उसमें बचता है एक चिकना और सपाट सा पत्थर। अब इस चिकने और सपाट पत्थर को हम पेबुल या बटिकासन कहते हैं और जब पेबुल को तोड़ा जाता है, पेबुल को जब निम्न पुरा पाषाण काल का मानव पटकता था, तोड़ता था, तो उससे जो हिस्से अलग होते थे किनारे वाले उसको फलक कहते हैं और जो बीच वाला हिस्सा होता था उसे कहा जाता था कोर। इसी कोर से अधिकांश औजार, निम्न पुरा पाषाण काल के अधिकांश औजार इसी कोर से बनाए जाते थे। That is the reason कि निम्न पुरा पाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। ये तो हमने देखा कि होता क्या है कोर। कोर क्या है अगर हमने समझ लिया है तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि कोर संस्कृति निम्न पुरा पाषाण काल को क्यों कहते हैं। इसको अब यहां से लिखते हैं कि इसका जो विशेषता है, इसका नाम है, इसके पीछे का कारण क्या है कि इसको कोर संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कोर संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के मानवों द्वारा अधिकांश पाषाण उपकरण कोर से बनाए
जाते अधिकांश पाषाण उपकरण कोर से बनाया जाता था, बनाया जाता था। इसलिए इसे कोर संस्कृति भी कहा जाता है। हमने पहले देखा कि कोर क्या होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा जाता है। और कोर संस्कृति कहे जाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो अधिकांश पाषाण उपकरण कोर से बनाया करते थे, इसलिए हमने निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा। अब एक नाम और है, इसको कहते हैं बटिकास्म संस्कृति। अब चूंकि हमने बटिकास्म को समझ लिया है कि व्हाट इज द बटिकास्म, बटिकास्म दरअसल वही पत्थर है जिसको हमने पेबुल कहा था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने समझ लिया। अगर हम कह दें कि निम्न पूरा पाषाण काल को बटिकास्म संस्कृति भी कहा जाता है, तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर निम्न पूरा पाषाण काल को बटिकास्म संस्कृति क्यों कहा जाता है। क्योंकि अधिकांश औजार जो थे यही पत्थर था, इसको हमने तोड़ा फोड़ा काटा जो भी किया, ये जो किनारे वाला हिस्सा है वो फलक निकला और जो बीच वाला हिस्सा है वो निकला कोर। और ये जिसको हमने तोड़ा काटा फोड़ा तोड़ा, ये पत्थर कौन सा था, ये पत्थर था फलक, जो कि बहते बहते नदी में इसके किनारे के हिस्से टूट गए थे और ये चिकना सपाट हो गया था, ये हो गया था, ये जो पत्थर था ये था फलक। और फलक को ही हमने बटिकास्म कहा। तो हमने साफ साफ ये समझ लिया कि इसी पत्थर का औजार बनाया जाता था, तो कोर संस्कृति कहा गया। इसी पत्थर का औजार बनाया जाता था तो बटिकास्म संस्कृति कहा गया। और ये जो पत्थर था हमने आपको बता दिया है कि निम्न पूरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग होता था वो होता था क्वार्टजाइट। अब हम लोग ये साफ साफ कह सकते हैं कि एक पत्थर है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थर है, वो बह रहा है, ये पत्थर जो उबड़ खाबड़ है दरअसल ये क्वार्टजाइट है। इस क्वार्टजाइट पत्थर के किनारे वाले हिस्से टूट जाते हैं। जिन पत्थरों से निर्माण किया गया निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों का वो पत्थर थे क्वार्टजाइट। ये हमने जब हम संक्षिप्त में प्रत्येक कालखंड के बारे में देख रहे थे तो हमने देख लिया था कि निम्न पूरा पाषाण काल के औजार किन किन पत्थरों से बनाए जाते थे। तो हमने इसके नाम पर एक और नाम है, बड़े नाम है इसके, एक और नाम है जिसको कहते हैं चापर चापिंग संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति। अब जैसे कि हमने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहते हैं, तो हमने ये भी देखा कि आखिर क्यों कहते हैं। और जब हमने देखा कि इसे कोर संस्कृति कहते हैं, तब भी हमने देखा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर चापर चापिंग संस्कृति इसको क्यों कहते हैं। इसे चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं। दरअसल निम्न पूरा पाषाण काल को चापर चापिंग संस्कृति पूरे पाषाण काल को नहीं कहते, बल्कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर भारत की संस्कृति को चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। इसे उत्तर भारत में इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को पुनः लिखने का प्रयास करते हैं।
निम्न पुरापाषाण काल को कहाँ कहते हैं? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। ये जो चापर चापिंग संस्कृति जो नाम है, दरअसल ये जो चापर चापिंग है ये है उपकरण। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित जो काल था, जो 5 लाख से 50,000 वर्ष जो इस टाइम पीरियड था, ये है 5 लाख वर्ष, ये आपका है 5 लाख वर्ष और ये आपका है 50,000 BC वर्ष पूर्व। ये है, ये जो टाइम पीरियड है इसके अंतर्गत इसी काल को कहते हैं हम लोग पाषाण काल। इसी काल को कहते हैं हम लोग निम्न पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ये जो टाइम पीरियड है इसी टाइम के अंतर्गत इसी समय में उत्तर भारत में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं सबसे पहले वो हुए हैं चापर चापिंग। चापर चापिंग की खोज HD संकालिया ने सन 1928 में किया था। चापर चापिंग का खोज HD संकालिया ने 1928 में किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चापर चापिंग संस्कृति की खोजकर्ता कौन है, तो हम जवाब देंगे कि चापर चापिंग संस्कृति के खोजकर्ता HD संकालिया हैं, जिन्होंने सन 1928 में उत्तर भारत से नर्मदा नदी के तट से चापर चापिंग नामक उपकरण खोज निकाले। और वही दक्षिण भारत में इसी काल का मानव, मध्य पुरापाषाण काल का ही मानव जो उत्तर भारत में था वो इन औजारों का प्रयोग करता था, और जो दक्षिण भारत में था वो हैंड एक्स नामक औजार का प्रयोग करता था। जो उत्तर भारत में था इसी 5 लाख वर्ष से 50,000 वर्ष के बीच का जो मानव था उसको हम लोग निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो निम्न पुरापाषाण काल का मानव था, इस काल का मानव जो उत्तर भारत में रहा करता था वो चापर चापिंग नामक औजारों का प्रयोग करता था, और जो दक्षिण भारत में रहता था वो हैंड एक्स औजारों का प्रयोग करता था। इसलिए निम्न पुरापाषाण काल को हम लोग उत्तर भारत में चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं, और उसी काल को दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इस काल से संबंधित मानव उत्तर भारत में, इस काल से संबंधित उत्तर भारत में सर्वप्रथम चापर चापिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में चापर चापिंग संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल से संबंधित उत्तर भारत में सबसे पहले चापर चापिंग उपकरण प्राप्त हुए थे। वो प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने प्राप्त किया था वो थे HD संकालिया।
एच.डी. संकालिया ने 1928 में उत्तर भारत से या नर्मदा नदी तट से चापिंग की खोज की। एच.डी. संकालिया ने। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम सन 1928 में उत्तर भारत से चापर चापिंग की खोज एच.डी. संकालिया करते हैं। तो अगर प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा होता है कि चापर चापिंग संस्कृति की खोज करता कौन है, तो हम जवाब में ये कह सकते हैं कि एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने चापर चापिंग संस्कृति की खोज की। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हैंडक संस्कृति दक्षिण भारत में कहते हैं। हमने देख लिया कि इसको चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं और इसके खोजकर्ता कौन है, हमने इस बारे में चर्चा कर लिया। अब जो हम लोगों की चर्चा का विषय होगा वो होगा ये कि दक्षिण भारत में इसी काल को अर्थात निम्न पुरापाषाण काल को ही दक्षिण भारत में हैंडक संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल को मतलब इस काल को अर्थात निम्न पुरापाषाण काल को दक्षिण भारत में हैंडक संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडक, जिसको हमने हिंदी में हस्तकुठार कहा। हस्तकुठार संस्कृति भी कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में सर्वप्रथम इस काल से संबंधित जो उपकरण मिले हैं वो हैंडक्स हैं और साथ ही साथ इनकी बहुलता है। ये अधिकांश उपकरण हैंडक्स ही हैं और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंडक्स नामक पाषाण उपकरण खोजे। हैंडक्स की खोज किया। अब हमने देखा कि दक्षिण भारत में इसी काल को मतलब निम्न पुरापाषाण काल को दक्षिण भारत में हैंडक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम जो इस काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं वो हैं हैंडक्स, और तो और बड़ी मात्रा में हैंडक्स ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे हम दक्षिण भारत में हैंडक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और ये हैंडक्स की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में दक्षिण भारत के संदर्भ में बात हो रही है,
सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से किया। तो अब हम कह सकते हैं कि हैंडेक संस्कृति के खोजकर्ता जो हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। जैसे हमने देखा कि एच.डी. संकालिया चापर चापिंग संस्कृति के खोजकर्ता हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में हैंडेक संस्कृति के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट है। एक स्थान है चौंतरा, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है चौंतरा। चौंतरा की विशेषता ये है कि ये भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हमें चापर चापिंग और हैंडेक्स दोनों उपकरण प्राप्त होते हैं। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, हमने कहा चौंतरा। चौंतरा की विशेषता ये है, इसीलिए चौंतरा को संस्कृतियों का मिलन भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में एक स्थान है चौंतरा। यहां से चापर चापिंग और हैंडेक्स दोनों उपकरण प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या? इसलिए ये कि इसको चौंतरा को संस्कृतियों का मिलन स्थल भी कहा जाता है। इसलिए इसको संस्कृतियों का मिलन स्थल भी कहा जाता है। संस्कृतियों का मिलन स्थल भी कहा जाता है। तो भारत में, प्राचीन भारत में या पाषाण काल में ये सवाल अगर उठे, कहीं आए कि आखिर संस्कृतियों का मिलन स्थल किसे कहा जाता है, तो हमारे दिमाग में जो उत्तर आना चाहिए वो होना चाहिए चौंतरा। चौंतरा को संस्कृतियों का मिलन स्थल क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमें ये कहना चाहिए कि दरअसल जम्मू कश्मीर का चौंतरा एक ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चापर चापिंग संस्कृति और हैंडेक संस्कृति दोनों के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो अब हम लोगों का जो बचता है वो है कुछ नहीं, अब होता है समाप्त। अब हम लोग, जब हम सिलेबस की बात कर रहे थे, हम प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, तो हमने बात करा था क्या कि जब हम किसी भी विषय या किसी भी पाठ लेशन को लेंगे तो हम उसमें पहले उसके, हमने कहा था कि हम अलग से एक जो इतिहास जानने के स्रोत नामक पाठ होता है वो हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कोई भी काल स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने मौर्य काल स्टार्ट किया तो हम उसमें पहला टॉपिक ही देखेंगे कि मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, तो हम लोग वहीं पे देख लिया करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों का जो पहला टॉपिक होना था वो होना था जानने के स्रोत। अब चूंकि निम्न पाषाण काल है, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, और प्रागैतिहासिक काल एक ऐसे कालखंड को कहा जाता है जहां से जिसके जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो इसके जानने का स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट जो टॉपिक लेना था। और जो हम लोगों को दूसरा टॉपिक लेना था वो था
सामाजिक व्यवस्था, किसी भी पाठ को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि पहले उसके जानने का स्रोत, कि हम लोगों को उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग वहाँ के समाज के बारे में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग जो तीसरा टॉपिक होगा, जो तीसरा सब टॉपिक होगा, वो होगा राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था वहां का धार्मिक व्यवस्था, वहां का आर्थिक व्यवस्था। अगर किसी भी काल के बारे में, वो बुद्ध हो या वो मौर्य हो, मौर्योत्तर हो, गुप्त हो, गुप्तोत्तर हो, कोई भी काल हो, किसी भी काल के बारे में अगर ये टॉपिक पढ़ लिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा उसमें पढ़ने के लिए। सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान जाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान जाएंगे, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जान जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं उसमें पढ़ने के लिए। तो जो हम लोगों का पाषाण काल था, इसमें तो स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य आएंगे। सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि मनुष्य सामाजिक नहीं था, पशुओं की भांति जीवन जीता था, तो हम लोग सामाजिक व्यवस्था में भी बात नहीं करेंगे। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। जो तीसरा है, जब समाज ही नहीं है तो राजनीति कहाँ से आ जाएगा। जब राजनीति नहीं है तो धर्म हो सकता था, धर्म हो सकता था। पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते धर्म का विकास हो जाता है और आर्थिक व्यवस्था भी विकास हो जाता है। अगर हम लोग जबरदस्ती देखना चाहे तो हम लोग समाज के बारे में ये देख सकते हैं कि पाषाण काल का जो मानव था वो समुदाय या ग्रुप में आखेट करता था, शिकार करता था ग्रुप में। तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि वो एक दूसरे से बात किया करते होंगे, क्योंकि शिकार करते वक्त अगर 10 लोग हैं तो एक दूसरे को बिना संबोधित किए वो शिकार नहीं कर सकते। तो वो लोग ग्रुप में शिकार किया करते थे। इसका मतलब ये कि ग्रुप में रहा करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। तो कहीं ना कहीं समाज के निर्माण का प्रादुर्भाव हो चुका था निम्न पुरापाषाण काल से। अगर हम लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ का अर्थव्यवस्था वही था, कंदमूल खाना और शिकार से प्राप्त मांस खाना, पत्थरों के घरों में रहना, चमड़े या पत्तों का कपड़ा बनाकर पहनना, यही था यहाँ का अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन पहले ही कर लिया है संक्षेप में। कुछ बातें रह गई थी जो हमने आपको अलग से यहाँ बता दिया। और वहीं दूसरा जो है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल को, मध्य पुरापाषाण काल जो है इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जो इसका एक और नाम है वो है फलक संस्कृति। तो फलक संस्कृति हम क्यों कह सकते हैं, हमने निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत इतनी बातें बता दी हैं कि आप झट से समझ जाएंगे कि फलक संस्कृति किसको कहते हैं। दरअसल जो ये पत्थर का टुकड़ा था, जो इसके तोड़ते थे तो इससे निकलता था फलक, ये होता था कोर, ये पत्थर था पेबुल, पेबुल। तो ये वाला हिस्सा था, निम्न पुरापाषाण काल के लोग इससे औजार बनाते थे और मध्य पुरापाषाण काल के लोग इस वाले हिस्से से औजार बनाना शुरू कर दिए थे। इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। इस मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका रीजन भी हमने बता दिया। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल का मानव कला और नक्काशी, चित्रकारी सीख गया था और उसके प्रमाण हमें कहां-कहां से मिले वो भी हमने देख लिया। इसका मतलब निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल हम लोगों का हुआ समाप्त। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं
अगले वीडियो में वो बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, चूंकि हम लोग इतना डिटेल्स में जा रहे हैं, इतनी गहराई तक जा रहे हैं कि एक एक नाम के पीछे का कारण क्या था, एक एक चीज का प्रमाण कहां से मिला है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि मध्य पाषाण काल का जो वीडियो है वो भी काफी लंबा जाए, तो उसके बाद के क्लास में जो हम लोग लेंगे वो नव पाषाण काल होगा। अगर हो जाएगा मध्य पाषाण काल उसी क्लास में, तो उसी क्लास में हम लोग ले लेंगे नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल के बारे में तब हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।